कहानी है शिवांगी की, जो अपने परिवार के साथ जयपुर के पास एक पुराने लेकिन आलीशान घर में रहती थी। शिवांगी एक कलाकार थी जो रंग और गंध के प्रति बहुत संवेदनशील थी। शिवांगी के घर के पास एक सदियों पुराना सूखा कुआं था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो खबीस जिन्न, सबसे दुष्ट और शैतानी जिन्न का ठिकाना है। लोगों का मानना था कि जिन्न को कब्जवास पसंद है और वो पुरानी अनछुई जगहों में रहता है। एक रात शिवांगी अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रही थी। रात के सन्नाटे में उसे एक अजीब सी लेकिन अत्यधिक तेज और मादक गंध महसूस हुई। यह किसी अज्ञात सड़े हुए मांस और खूबसूरत इत्र का मिश्रण थी। महक इतनी तेज थी कि शिवांगी का सिर घूमने लगा। वो घबराकर बाहर आई, लेकिन गंध पूरे घर में फैली हुई थी। उसके माता पिता को कोई महक नहीं आ रही थी। शिवांगी के लिए यह महक जिन्न की दस्तक थी। अगले कुछ दिनों तक वो महक शिवांगी को लगातार परेशान करती रही। वो महक उसे केवल रात में महसूस होती थी और वो हमेशा कुएं वाली दिशा से आती थी। धीरे धीरे शिवांगी को उस भयानक गंध की आदत पड़ने लगी। उसकी कलाकृतियों में वो गंध उतरने लगी। वो अपनी पेंटिंग्स में गहरे गंदे रंग भरने लगी और कहती थी कि वो जिन्न का रंग है। उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि ये महक सिर्फ शिवांगी के दिमाग में है। एक रात शिवांगी अपनी नींद से उठी। इत्र की महक आज सबसे तेज थी। वो महक उसे कुएं की तरफ खींच रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसे लगा जैसे महक कुएं के अंदर से सांस ले रही हो। वो कांप उठी, लेकिन महक के नशे में उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? कुएं के गहरे अंधेरे से एक ठंडी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, मैं तुम्हारी तन्हाई का साथी हूं। मेरी महक में आओ, तुम्हें सच्ची खूबसूरती दिखेगी। महक अब शिवांगी के लिए जुनून बन चुकी थी। वो उस गंध के बिना रह नहीं पाती थी। अगर गंध थोड़ी भी कम होती तो वो बेचैन हो जाती। धीरे धीरे उस महक ने शिवांगी के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें हमेशा चौड़ी और लाल रहने लगीं। वो अपने परिवार से दूर रहने लगी और घंटों खाली दीवारों को घूर कर हंसती रहती थी। वो दावा करती थी कि खबीस जिन्न ने उसे एक ऐसा अदृश्य इत्र दिया है जो उसे दुनिया की असली भयानक सच्चाई दिखा सकता है। एक दिन उसके पिता ने देखा कि शिवांगी अपने पूरे शरीर पर काले रंग से जिन्न की अजीबोगरीब तस्वीरें बना रही थीं। जब उन्होंने उसे रोका तो शिवांगी ने उसी गहरी रूखी आवाज में हंसते हुए कहा, उसे मेरी महक पसंद है, वो मुझे तोहफा दे रहा है। पिता को एहसास हुआ कि ये केवल मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है। उन्होंने गांव के एक अनुभवी मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने घर आते ही कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, इस घर पर एक खतरनाक खबीस जिन्न का साया है। उसने इस लड़की को गंध की लत लगाकर पागल कर दिया है। ये जिन्न की सबसे क्रूर चाल है। मौलवी साहब ने शिवांगी को एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया और कुएं के चारों ओर पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब मंत्रों की आवाज गूंजने लगी तो घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। शिवांगी बंद कमरे के अंदर चीखना और दीवारों पर सिर मारना शुरू कर दिया। कमरे से एक असहनीय सड़े हुए मांस और इत्र की महक निकली, इतनी तेज कि सबको उल्टी आने लगी। यह महक जिन्न की हार का संकेत थी। कुछ देर बाद महक धीरे धीरे कम हो गई और शांत हो गई। जब दरवाजा खोला गया तो शिवांगी जमीन पर पड़ी थी। वह शांत थी। उसके शरीर पर अब काले रंग के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। वो अब न बोलती थी, न हंसती थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। वो जिंदा लाश बन चुकी थी। मौलवी साहब ने दुखी होकर कहा, यह जिन्न चला गया, लेकिन इसने जाने से पहले इसकी महक ने इसके दिमाग को खोखला कर दिया। अब ये लड़की कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। शिवांगी आज भी जिंदा है, लेकिन वो अब केवल एकटक छत को घूर कर रहती है, मानो वो अब भी उस अदृश्य महक को महसूस कर रही हो, जिसने उसे दुनिया से दूर पागलपन की तन्हाई में कैद कर दिया है। जिन्न जा चुका था, लेकिन घर में कोई शांति नहीं थी। शिवांगी अब एक जिंदा लाश थी, जो केवल शून्य में देखती रहती थी। मौलवी साहब ने जाने से पहले चेतावनी दी थी कि जिन्न ने अपने पीछे अपनी दहशत की महक छोड़ दी है, जो घर के अंदर पागलपन को जिंदा रखेगी। कुछ दिनों बाद शिवांगी के माता पिता ने देखा कि जब भी वे शिवांगी के कमरे में जाते, उन्हें वही सड़ी हुई मीठी इत्र की महक हल्की सी महसूस होती थी। ये महक इतनी हल्की होती थी कि वे इसे अनदेखा करने की कोशिश करते, पर यह उनके दिमाग पर असर कर रही थी। शिवांगी के पिता रमेश धीरे धीरे चिड़चिड़े होने लगे। वो रात को सो नहीं पाते थे और उन्हें लगता था कि कोई लगातार उन्हें छू रहा है। उनकी पत्नी सुनीता को हर रात डर लगता था कि वो महक उन्हें भी पागल कर देगी। एक रात रमेश ने देखा कि शिवांगी, जो कई दिनों से हिली तक नहीं थी, अचानक कुएं की दिशा में मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पहले की तरह खाली नहीं थी, बल्कि उनमें एक तेज भयानक चमक थी। अगले दिन रमेश ने अपने कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब काली फफूंदी देखी। ये फफूंदी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही घंटों में उसने पूरी दीवार को ढक लिया।
जब रमेश ने इसे साफ करने की कोशिश की तो दीवार से एक ठंडी भीगी हुई गंध आई। ये वही गंध थी, लेकिन अब और भी विकृत। सुनीता को लगा कि दीवार पर जो फफूंदी है वो दरअसल शिवांगी की बनाई गई पेंटिंग के पैटर्न जैसा है। उसी रात रमेश को कमरे में आवाजें सुनाई दी। आवाजें फुसफुसाहट में थीं, जैसे दीवारें खुद उनसे बात कर रही हों। यहां रहो, महक में रहो, तुम भी देखो सच्चाई, देखो, देखो, देखो। रमेश डर के मारे चिल्लाया, लेकिन सुनीता गहरी नींद में थी। रमेश अब पूरी तरह से महक के वश में थे। उन्हें हर पल वो महक चाहिए थी। वो छिपकर शिवांगी के कमरे में जाते और घंटों उसके पास बैठकर उस हल्की लेकिन जहरीली महक को सूंघते रहते। एक दिन जब सुनीता बाजार से लौटी तो उसने देखा कि रमेश घर के सारे शीशे और खिड़कियां अखबारों से ढक रहे हैं। सुनीता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? रमेश ने पलटकर देखा। उनकी आंखें अब शिवांगी की तरह ही चौड़ी और खाली थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक जिन्न जैसी डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने धीमी भयानक आवाज में कहा, मैं रोशनी को महक से दूर रख रहा हूं। खबीस जिन्न ने मुझे सिखाया है कि असली दुनिया अंधेरे और महक में है। रमेश ने सुनीता की तरफ एक पुरानी सड़ी हुई रस्सी फेंकी। अब तुम भी तैयार हो जाओ, महक तुम्हें बुला रही है। इस कुएं में उतरने के बाद हमें सच्चाई दिखेगी। सुनीता चीखी। उसे एहसास हुआ कि जिन्न ने घर नहीं छोड़ा, उसने बस शिवांगी से निकलकर रमेश में अपना अवशेष छोड़ दिया है, जो धीरे धीरे पूरे परिवार को पागल बना रहा है। सुनीता ने पीछे हटना चाहा, लेकिन घर की हर दीवार से अब सड़ी हुई इत्र की तेज महक आ रही थी। उसे लगा जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो। रमेश अब पूरी तरह पागल हो चुके थे और कुएं की तरफ भाग रहे थे, रस्सी को पकड़े हुए और जोर से हंस रहे थे। आओ, महक में डूब जाओ, खबीस जिन्न इंतजार कर रहा है। सुनीता ने डर के मारे घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। वो अकेली उस पागलपन की महक और अपने पागल हो चुके पति के बीच फंस चुकी थी। सुनीता अकेली महक से भरे उस घर में फंसी हुई थी, जहां उसका पति रमेश अब जिन्न के अवशेष के कारण पागल हो चुका था और उसकी बेटी शिवांगी खाली आंखों से छत को घूर रही थी। रमेश कुएं की तरफ भाग रहा था। सुनीता जानती थी कि उसे अब भागना नहीं बल्कि लड़ना होगा। उसे याद आया कि मौलवी साहब ने कहा था कि जिनको कब्ज़वास पसंद है और वो हमेशा चीजों को अकेला और अनछुआ देखना चाहता है। रमेश के हाथ में वही पुरानी रस्सी थी जिसे उसने कुएं में उतरने के लिए पकड़ा था। सुनीता ने एक झटके में रमेश के हाथ से रस्सी छीन ली। रमेश ने उस पर हमला किया, लेकिन वो एक खाली शरीर था जो महक के वश में था। वो केवल जोर से चीख रहा था और उसकी आंखें असहनीय वासना से भरी थीं। सुनीता ने हिम्मत की और उस रस्सी को घर की सबसे गंदी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे रसोई के कूड़ेदान और गंदे जूतों के पास फेंक दिया। उसने रस्सी को इस तरह से गंदा कर दिया कि वो अनछुई और पवित्र न रहे। जैसे ही रस्सी गंदी हुई, रमेश के चेहरे पर दर्द की एक भयानक लहर दौड़ी। महक थोड़ी कम हुई। जिन्न का अवशेष अपवित्रता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुनीता तुरंत शिवांगी के कमरे की तरफ भागी। शिवांगी अब भी स्थिर थी, लेकिन उसके कमरे की महक सबसे ज्यादा तेज थी। सुनीता ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि महक का स्रोत शिवांगी के कपड़े थे। खबीस जिन्न जाने से पहले अपनी महक को उसके कपड़ों में सींच गया था। सुनीता ने तुरंत शिवांगी के सारे कपड़ों को उतारा और उन्हें अपने हाथों से फाड़ना शुरू कर दिया। हर फटा हुआ कपड़ा एक तीव्र भयानक आवाज निकालता था, जैसे कोई चीज जल रही हो। पूरे घर की महक अब पूरी तरह से धुएं में बदल गई थी। दीवारों पर बनी काली फफूंदी तेजी से सूखने लगी। रमेश चीखते हुए कमरे में आया, मत करो, मेरी महक मत छीनो। सुनीता जानती थी कि उसे ये पागलपन की महक पूरी तरह से नष्ट करनी होगी। उसने शिवांगी के कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें आग लगाने के लिए बाहर भागी। कुएं के पास पहुंचकर, जहां रमेश रस्सी पकड़े हुए जमीन पर तड़प रहा था, सुनीता ने कपड़ों को इकट्ठा किया और माचिस जलाई। जैसे ही आग कपड़ों को छूती, एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटों से कोई गर्मी नहीं निकली, बल्कि एक जमी हुई बर्फीली ठंडक फैली। आग की लपटों के बीच खबीस जिन्न का विकृत चेहरा दिखाई दिया। वो चीख रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनीता के कान के पर्दे फटने वाले थे। तुम मेरी कब्ज़वास को जला रही हो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तुम जिंदगी भर इस महक को महसूस करोगी। लेकिन जैसे जैसे कपड़े जलते गए, जिन्न का चेहरा और उसकी महक हवा में घुलने लगी। जब अंतिम कपड़ा जला तो जिन्न की भयानक चीख हवा में एक झटके में खत्म हो गई। शिवांगी के घर पर एक गहरा ठंडा सन्नाटा छा गया। महक चली गई थी। जब सुबह हुई तो रमेश जमीन पर बेजान पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई पागलपन की मुस्कान नहीं थी। वो वापस सामान्य हो चुका था, लेकिन उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। शिवांगी अब भी खाली थी,
लेकिन मौलवी साहब की बात के अनुसार अब उसके ठीक होने की कुछ उम्मीद थी, क्योंकि जिन्न का अवशेष अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। सुनीता ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज वो अपने पति और बेटी के साथ नए शहर में रहती है। सब ठीक है, लेकिन सुनीता को हमेशा डर रहता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब वो किचन में अकेली होती है तो उसे एक अत्यंत हल्की, लगभग न के बराबर महक महसूस होती है। ये महक इतनी हल्की होती है कि कोई और उसे महसूस नहीं कर सकता। यह महक उसे याद दिलाती है कि खबीस जिन चला गया होगा, लेकिन पागलपन की वो गंध उसके दिमाग में कहीं हमेशा के लिए बैठ गई है और वो हमेशा इस डर में जीती है कि वो महक कहीं वापस ना आ जाए। कहानी समाप्त। यह कहानी सोनम नाम की एक युवा छात्रा की है जो पुणे में एक पुराने किराए के अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। सोनम को इत्र और सुगंध का बहुत शौक था। एक शाम सोनम को शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक अजीब सी छोटी इत्र की दुकान मिली। दुकान का नाम था खुशबू-ए-अमल। दुकान के मालिक एक बूढ़े और रहस्यमय व्यक्ति ने सोनम को एक विशेष इत्र दिया जिसे उन्होंने ख्वाब-ए-जन्नत, स्वर्ग का सपना नाम दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी यह इत्र बहुत खास है, इसे केवल अंधेरी रातों में लगाना। इसकी महक तुम्हें दुनिया की सबसे सच्ची खूबसूरती दिखाएगी। जैसे ही सोनम ने इत्र को सूंघा, उसे एक अत्यधिक मादक लेकिन अजीब तरह से कड़वी गंध महसूस हुई। ये ऐसी गंध थी जो उसे तुरंत शांत और सम्मोहित कर रही थी। उसने वह इत्र खरीद लिया। उस रात सोनम ने वह इत्र लगाया। महक इतनी तीव्र थी कि उसे लगा जैसे पूरा कमरा गाढ़े काले धुएं से भर गया है। सोनम को दीवारों पर अजीब आकृतियां हिलती हुई दिखाई देने लगीं, जैसे वे महक से बनी हो। अगली सुबह उसके दोस्तों ने शिकायत की कि उसके कमरे से सड़ी हुई मीठी गंध आ रही है, जबकि सोनम को वो दुनिया की सबसे मनमोहक गंध लग रही थी। धीरे धीरे सोनम उस इत्र की आदी हो गई। वह दिन रात उसे लगाती। उसे अब सामान्य महक माइनस फूलों, खाने या साबुन की महक माइनस से नफरत हो गई थी। वो कहती थी कि वे झूठ हैं। जब भी वो इत्र लगाती, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य सर्द साया उसके पीछे खड़ा है जो उसके बालों को छू रहा है। एक रात सोनम इत्र लगाकर अपनी डायरी लिख रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलका छा गया। उसे लगा जैसे उसका कमरा अब एक बंजर, धूल भरी जगह बन गया है। एक गहरी खड़खड़ाती आवाज उसके कान में फुसफुसाई, मैं खबीस जिन हूं, तूने मेरी आजादी की खुशबू को पहन लिया है, तूने मुझे खुद बुलाया है। सोनम ने पलट कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन गंध अब जीती जागती महसूस हो रही थी। वो गंध ही जिन्न थी। जिन्न ने इत्र को अपना कब्जवास बना लिया था और अब वो महक के माध्यम से सोनम के दिमाग पर हावी हो रहा था। सोनम का व्यवहार बदलने लगा। वो घंटों बिना पलक झपकाए बैठी रहती और कहती, महक मुझे बातें सिखाती है। वो अपनी किताबें फाड़कर उनके पन्नों पर अजीब काली स्याही से भयानक डरावने चित्र बनाने लगी। उसके दोस्त और परिवार डर गए क्योंकि सोनम की आंखों में अब एक खुखार जंगली चमक थी। सोनम की एक दोस्त आरती ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो सोनम ने उसे जोर से धक्का दिया और हंसते हुए कहा, जिन्न ने मेरी महक को तुम्हारा खून पीने को कहा है। आरती ने हिम्मत करके इत्र की बोतल को ढूंढा। वो बोतल अब अजीब तरह से गर्म थी और इत्र के अंदर काला धुआं घूमता दिख रहा था। आरती ने जब बोतल छीननी चाही तो सोनम ने उस पर जोरदार हमला किया। उसी समय कमरे में वो सड़ी हुई मीठी महक इतनी तेज हो गई कि आरती का दम घुटने लगा। आरती ने देखा कि सोनम की त्वचा पर काले निशान उभर रहे हैं। आरती ने किसी तरह बोतल को फर्श पर पटक दिया। जैसे ही बोतल टूटी, एक तीव्र भयानक चीख निकली। वो चीख सोनम की नहीं बल्कि जिन्न की थी। महक का जहरीला बादल सोनम के शरीर से निकलकर हवा में तेजी से फैल गया और फिर अचानक गायब हो गया। सोनम जमीन पर गिर गई। जब सोनम को उठाया गया तो उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। इत्र की बोतल टूट चुकी थी, जिन्न भाग चुका था, लेकिन इत्र की भयानक गंध ने उसके दिमाग के तार जला दिए थे। सोनम अब हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं होती। वो आज भी अपनी उंगलियां सूंघती रहती है, मानो उसे उस जिन्न की भयानक महक अब भी कहीं कहीं महसूस हो रही हो, जिसने उसे दुनिया से दूर पागलपन की तन्हाई में कैद कर दिया। सोनम को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वो लगातार मुस्कुराती रहती थी, अपनी उंगलियां सूंघती रहती थीं और कमरे के खाली कोनों से बातें करती थीं। जिन चला गया था, लेकिन महक का जहर उसके दिमाग में बस गया था। आरती ने इत्र की दुकान खुशबू-ए-अमल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो दुकान और उसका बूढ़ा मालिक हवा में गायब हो चुके थे। आरती को पता था कि जिन्न केवल खुशबू-ए-अमल इत्र की बोतल तक सीमित नहीं था। उसने जमीन पर टूटी हुई इत्र की बोतल के टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें एक बैग में रखा। एक रात आरती ने महसूस किया कि उसके घर में भी हल्की सी सड़ी हुई मीठी महक आ रही है।
ये महक उस बैग से आ रही थी जिसमें बोतल के टुकड़े रखे थे। महक इतनी जहरीली थी कि आरती का सिर घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिन्न ने जाते जाते इत्र के टुकड़ों में अपना अंतिम संदेश छोड़ दिया है। आरती ने टूटे हुए टुकड़ों को ध्यान से देखा। कांच के अंदरूनी हिस्सों पर जहां इत्र था, एक छोटी अदृश्य स्याही से कुछ अजीबोगरीब अरबी लिपि लिखी हुई थी। ये शायद उस इत्र को बनाने वाले काले जादूगर अमलियात का कोई मंत्र था। आरती ने एक पुरानी लाइब्रेरी से इस्लामी और रहस्यमय ग्रंथों को खोजना शुरू किया। कई हफ्तों की तलाश के बाद उसे एक किताब में उन चिन्हों का अर्थ मिला। ये एक इल्म इफ़्फ़क, भ्रम का ज्ञान था, जिसका अर्थ था कि जिन्न ने अपनी महक के जरिए सोनम को इत्र का ज्ञान दिया था, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को पागल कर सकता था। लेकिन उस मंत्र का आखिरी वाक्य सबसे डरावना था। ये इत्र जिसे भी छुएगा, उसकी महक उसे अंततः उसी तक ले जाएगी। आरती समझ गई जिन्न का असली लक्ष्य सोनम नहीं थी, बल्कि ये इत्र की महक थी जो एक खतरनाक संदेश की तरह काम कर रही थी। आरती अस्पताल में सोनम से मिलने गई। सोनम अब भी मुस्कुरा रही थी। आरती ने सोनम के पास जाकर फुसफुसाते हुए पूछा, वो महक तुम्हें कहाँ लेकर जाना चाहती थी? सोनम की खाली आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ अजीब से प्रतीक बनाए और एक धीमी स्पष्ट आवाज में कहा, जहां फूल नहीं उगते, जहां पत्थर रोते हैं, वहां जहां मेरा असली इत्र छिपा है। यह आवाज सोनम की नहीं थी, यह ज्ञान था जो खबीज जिन्न ने उसे पागल करने से पहले दे दिया था। आरती ने अस्पताल से बाहर आकर उन प्रतीकों का अर्थ निकाला। वे प्रतीक एक प्राचीन कब्रिस्तान की ओर इशारा कर रहे थे, जो शहर से बहुत दूर सूखे पहाड़ों के बीच था। आरती उस कब्रिस्तान पहुंची। जगह पूरी तरह से वीरान और पत्थरों से भरी थी। यहां वाकई कोई फूल नहीं उगता था। जैसे ही आरती ने कब्रिस्तान के केंद्र में कदम रखा, उसे वही जहरीली सड़ी हुई इत्र की महक महसूस हुई, लेकिन यहां यह महक कुएं से भी 10 गुना ज्यादा तेज थी। वहां जमीन पर एक पुरानी कब्र के पास इत्र की एक खाली चमकदार बोतल रखी थी। ये वैसी ही थी जैसी सोनम ने खरीदी थी, लेकिन टूटी हुई नहीं। और कब्र पर पत्थरों के बीच खुशबू अमल नाम के बूढ़े मालिक की ताजा खुदी हुई कब्र थी। आरती को एहसास हुआ, बूढ़ा मालिक काला जादूगर अमलियात था, जिसने खबीज जिन्न को कैद किया था। उसने खुद को दफनाकर जिन्न को अपनी कैद में रखा था, और इत्र की बोतल जिन्न को बांधने की आखिरी कड़ी थी। सोनम को महक के जरिए जिन्न ने यह असली बोतल ढूंढने के लिए पागल कर दिया था, ताकि वो पूरी तरह से आजाद हो सके और जादूगर की कैद से बाहर आ जाए। आखिरी काम जिन्न को आजाद करने का था। आरती ने फौरन उस बोतल को उठाया और उसे कब्रिस्तान की सबसे गंदी दलदली जगह पर फेंक दिया। जिन्न को अपवित्रता से नफरत थी। जैसे ही बोतल दलदल में गिरी, कब्रिस्तान की पूरी हवा चीखों से भर गई। महक एक भयानक विस्फोट के साथ गायब हो गई और कब्र पर रखी पत्थर की स्लेट टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई। आरती वहां से भाग गई। इत्र की बोतल नष्ट हो चुकी थी। जिन्न अब पूरी तरह आजाद था, लेकिन बंधन की जगह से दूर। सोनम अस्पताल में कभी ठीक नहीं हुई, और आरती जब भी किसी अंधेरी जगह पर जाती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई अदृश्य सर्द साया खड़ा है, जिसने महक का पीछा छोड़ दिया है, पर अब आरती का पीछा कर रहा है, क्योंकि उसे अब खबीज जिन्न का सारा इल्म मिल चुका है। आरती ने कब्रिस्तान से भागकर शहर में शरण ली। जिन्न अब किसी बोतल या महक से बंधा नहीं था, वो पूरी तरह से स्वतंत्र और क्रूर था। आरती को हर रात भयानक सपने आते थे। सपनों में उसे अमलियात, काला जादूगर की आवाज सुनाई देती थी, तुमने उसे आजाद किया, अब उसका हर काम तुम्हारी निगरानी में होगा। आरती ने कब्रिस्तान में जो इल्म ज्ञान प्राप्त किया था, वो अब उसका शाप बन गया था। वो जहां भी जाती, उसे लगता जैसे जिन्न की छाया उसका पीछा कर रही है। उसे पता था कि जिन्न तुरंत बदला नहीं लेगा, बल्कि वह आरती को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि वह खुद ही जिन्न के सामने आत्मसमर्पण कर दे। सोनम की तरह आरती को भी अब कभी कभी वही सड़ी हुई मीठी महक महसूस होती थी। यह महक जिन्न की उपस्थिति का संकेत थी। एक रात आरती अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। अचानक महक बहुत तेज हो गई। कमरे की हवा ठंडी हो गई और आरती के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ सोनम की टूटी हुई लेकिन पुरानी रूखी आवाज आई, तुमने मुझे मेरी महक से दूर किया, अब मैं तुम्हारी महक ले जाऊंगा। फोन कट गया, लेकिन महक अभी भी जोरों पर थी। आरती ने देखा कि कमरे के कोने में अंधेरे की एक पतली सी रेखा जमीन से उठकर छत की तरफ जा रही थी। ये जिन्न का अदृश्य साया था। अगले ही पल आरती को अपने अपार्टमेंट में रखा हर इत्र, हर डिओड्रेंट और यहाँ तक कि फूलदान में रखे फूल भी सड़ने और गंदी बदबू देने लगे। जिन्न ने उसके आसपास की हर अच्छी खुशबू को नष्ट कर दिया था। जिन्न का मकसद स्पष्ट था, आरती को उस महक से वंचित करना जो उसे सामान्य रखती थी और उसे अपनी विनाशक महक के लिए तरसा देना।
आरती जानती थी कि जिन्न सोनम का इस्तेमाल एक संदेश वाहक के तौर पर कर रहा है। वो अंतिम बार सोनम से मिलने अस्पताल गई। सोनम अब भी मुस्कुरा रही थी। आरती को देखते ही सोनम ने अपनी उंगलियों से इशारा किया, लेकिन इस बार वो हवा में कोई प्रतीक नहीं बना रही थी, बल्कि वो इशारा कर रही थी कि उसने अपने मुंह में कुछ छुपाया है। आरती ने नर्स की मदद से सोनम के मुंह की जांच की। सोनम ने अपने होठों के नीचे इत्र की टूटी हुई बोतल का एक छोटा नुकीला कांच का टुकड़ा छिपा रखा था। उस टुकड़े पर अभी भी हल्की सी सड़ी हुई महक थी। आरती को एहसास हुआ यह जिन्न का अंतिम छल था। जिन्न ने जाते जाते सोनम को आत्मविनाश का औजार दे दिया था। सोनम खुद को खत्म करने के लिए उस महक के अंतिम टुकड़े का सहारा ले रही थी। आरती ने तुरंत उस कांच के टुकड़े को बाहर निकाला और उसे अपने हाथ से कुचल दिया। उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। जैसे ही कांच टूटा, पूरे अस्पताल के कमरे में असहनीय सड़ी हुई इत्र की महक फैल गई। आरती ने चिल्लाकर कहा, तुम अब आजाद हो खबीस जिन्न। अब मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को पागल करने या किसी को भी तुम्हारी महक महसूस नहीं करने दूंगी। एक पल के लिए महक इतनी तेज हुई कि आरती बेहोश होने लगी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट रहा है। जिन्न उसे पागलपन की ओर खींच रहा था, लेकिन फिर महक अचानक शांत हो गई। जिन्न चला गया था, इस बार हमेशा के लिए, क्योंकि आरती ने आत्मसमर्पण नहीं किया था और उसने आखिरी अवशेष को भी नष्ट कर दिया था। जिन्न को यह इल्म था कि वो अब आरती के दिमाग पर काबू नहीं कर सकता। आरती होश में आई। वो अब भी जीवित थी, लेकिन उस दिन से आरती को किसी भी चीज की गंध महसूस होना बंद हो गया। उसकी घ्राण शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल, हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। यह खबीस जिन्न का अंतिम वार था। उसने सोनम को पागल कर दिया, रमेश को विक्षिप्त किया और आरती से उसकी सुगंधों की दुनिया छीन ली। आज आरती सोनम की देखभाल करती है। वो अब महक से सुरक्षित है, लेकिन हर पल उसे याद आता है कि उसने क्या खोया है। वो कभी कभी सोनम की ओर देखती है, जो अब भी मुस्कुरा रही है, और सोचती है शायद ये पागलपन महक से दूर रहने का एकमात्र रास्ता था। तो दोस्तों, ये थी खबीस जिन्न और महक से पागल लड़की की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको लगता है कि जिन्न की पागलपन की महक हमेशा के लिए खत्म हो गई है, या सोनम की हंसी के पीछे वो महक आज भी कहीं छिपी है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरना पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और सच्ची या कल्पना पर आधारित डरावनी कहानियां लाऊं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।